बगैर किसी देरी के मैं चाहूंगा कि हमारे जो अतिथि हैं वो मंच पर आए। सबसे पहले बुलाना चाहूंगा श्री मुकेश सिंह जी को, जो कि ईसी मेंबर हैं और चेयरमैन हैं लखनऊ सेंटर इंडो अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स, साथ ही स्टेट हेड इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी हस्ती हमारे बीच है। मैं चाहूंगा कि मुकेश सिंह जी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जो अगले मेहमान हैं, विशेष मेहमान, वो हैं श्री MS चुग जी, फाउंडर और चेयरमैन हैं एपोनिक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो ई व्हीकल, जो वर्तमान समय की सतत पुकार है और जो भविष्य की दरकार है, ऐसे ई व्हीकल्स के क्षेत्र में पिछले 14 सालों से काम कर रहे हैं। तीनों मेहमान यहाँ पर अभी विराजमान हैं मंच पे, उनसे एक एक करके हम सवाल करेंगे। हो सकता है कभी आपसे एक, कभी आपसे एक और कभी आपसे एक। बस दरख्वास्त ये है कि जवाब ज़रा है वो ज़रा संक्षिप्त रखिएगा, क्योंकि 12 लोग हैं और 12 जब विस्तार से बोलने लगते हैं तो 12 फिर 144 प्रतीत होते हैं और प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि मुकेश जी के लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। He is the EC member and chairman, Lucknow chapter, Indo-American Chamber of Commerce, state head, Indo-Canada Chamber of Commerce. Am I right? Yeah. 2017 से पहले और 2017 के बाद आपको उद्योग जगत में क्या बदलाव दिखता है, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश की गवर्नेंस में? धन्यवाद शेखर भाई, और मैं बड़ा खुश हूं कि इस पैनल को मॉडरेट आप कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, 2017 से पहले और 2017 के बाद मेजर चेंजेस उत्तर प्रदेश की न केवल गवर्नेंस में आई है, बल्कि जो इन्वेस्टर्स ने आकर के उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है, उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ किया है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। 17 के पहले जो गवर्नेंस थी उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक चूँकि मैं इंडस्ट्रीज हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो हम लोग ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी इन्वेस्टर आने से डरता था। उसको लगता कि लोकल लेवल पर क्राइम बहुत है उत्तर प्रदेश में, एक्सटॉर्शन होगा बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रीज का, तो लोग आने से डरते थे। तो एक मेजर चेंज जो मैं एक बिजनेसमैन के तौर पे देखता हूं कि सबसे पहले जो कंडीसिव एटमॉस्फेयर होता है किसी भी स्टेट में, कोई भी इन्वेस्टर आने से पहले ड्यू डिलिजेंस करता है अपने बिजनेस को, एंटिटी को, इकोसिस्टम देखता है, एनवायरनमेंट। सबसे बड़ा तो एनवायरनमेंट जो देखता है, वो एनवायरनमेंट योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद मेजर चेंज हुआ है। लोगों की जो कॉन्फिडेंस है, जो इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति, क्योंकि अगर निजाम सख्त है और निजाम को पता है कि किस तरीके से हमें शासन को चलाना है, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये मेजर चेंज। एक बार योगी जी के लिए जोरदार तालियां, जिनकी वजह से ये सब जो है वो हो पाया है, हो रहा है और आगे इससे भी बेहतर होगा। जी। तो दूसरा मैं परिवर्तन ये देखता हूं कि जो परसेप्शन सरकार के प्रति होता है, जो एक बिजनेसमैन का परसेप्शन होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पर है। जो सबसे पहला कोई भी क्राइटेरिया अगर देखता है तो लॉ एंड ऑर्डर को देखता है। दूसरा क्राइटेरिया जो होता है वो ये देखता है कि गवर्नमेंट कितनी प्रो इंडस्ट्री है, वो हमें रेड कारपेट वेलकम देती है कि नहीं देती है। जो पॉलिसीज उत्तर प्रदेश में आज की डेट पे बेस्ट पॉलिसीज हैं पूरे इंडिया में, 21-22 पॉलिसीज हैं जो सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आदमी पॉलिसी को स्टडी करता है। तो जो पॉलिसीज हैं वो इंडस्ट्री फ्रेंडली हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो बिजनेसमैन आते हैं, उनको रेड कारपेट वेलकम देते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है ये जब आप कहते हैं कि रेड कारपेट वेलकम देते हैं, रेड कारपेट वेलकम का मतलब है कि सिंगल विंडो सिस्टम से आपने देखा होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो यूपी में है, वो उसकी रैंकिंग बढ़ी है। तो इंडस्ट्रीज जो आदमी 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ किसी स्टेट में लगाएगा, तो वो चाहता है कि उसको सहूलियतें भी उसी प्रकार से मिले। बिल्कुल। और अगर उसको सहूलियतें नहीं मिलती है तो नहीं करता। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट लगातार उत्तर प्रदेश के जो 16
लाख ग्रेजुएट होते हैं प्रत्येक साल। तो धीरे धीरे स्पेशली पैराडेमिक के बाद अब लोग ना अपने स्टेट में काम करना चाहते हैं, क्योंकि पैराडेमिक की बात से लोग डर गए, दूसरी जगह लोग नहीं माइग्रेट होना चाहते हैं। पैराडेमिक में भी आपने देखा होगा कि 36 लाख वर्कफोर्स जो पूरे इंडिया में काम कर रही थी वो उत्तर प्रदेश में लौट करके आई, और बेस्ट जो सहूलियत दी माइग्रेंट वर्कर्स को वो योगी आदित्यनाथ ने दिया। स्टेट में रोजगार के लिए तालियां बजाइए इसके लिए। स्टेट में रोजगार के लिए प्राइवेट सेक्टर क्या सोचता है? प्राइवेट सेक्टर, देखिए प्राइवेट सेक्टर जब कोई भी आता है और किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करता है पैसे को, तो वो अपने भले के साथ में प्राइवेट सेक्टर ये सोचता है कि हम उस स्टेट में लोकल इकोनॉमी को हम प्रभावित करें। यानी हम अगर पूर्वांचल में आकर के इंडस्ट्री लगाते हैं तो हम एम्प्लॉयमेंट पूर्वांचल के लोगों को दें, लोकल इकोनॉमी को बढ़ना चाहिए, ऐसा एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे मेरा मानना है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर शेखर भाई देखता हूं मैं। ठीक है, आप पे हम बाद में आते हैं। चुग साहब, आपका एक बार फिर से हम सम्मान करते हैं इस मंच पर। आपने बहुत बढ़िया काम किया अपनी जिंदगी में और बहुत लोगों के लिए आप एक प्रेरणा रहे हैं। आप अपनी कंपनी के बारे में जरा हमें बताएं। वेल शेखर जी, काम बढ़िया तो मैं क्या बताऊं, ये काम किया गया है पॉल्यूशन को देखते हुए। पॉल्यूशन इस हद पोल्यूशन को देखते पॉल्यूशन जी, पॉल्यूशन इस हद तक बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग, इधर उधर सब जगह परेशानी परेशानी है। आने वाली सोच में भी तो बहुत पोल्यूशन आई पर हाँ जी ये बिल्कुल ठीक। हाँ, तो इस चीज को देखते हुए जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात आती है जी जी जी, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बननी शुरू हुई हाँ वर्ल्ड में। जी, करते 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 अब हिंदुस्तान भी कम नहीं है, पीछे नहीं है। करेक्ट, वी आर टुवर्ड्स इट। हाँ, और हमारी कंपनी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी शुरू की। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स को लेके आप लोग कितने उत्साहित हैं? सब लोग जरा हाथ उठा के जरा बताएं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। मैं देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो उसके एमिशंस होते थे और जो पोल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ रहा था पूरे देश में और ख़ास तौर पे महानगरों में, उस हिसाब से हमने देखा कि ज़िंदगियां तबाह हो रही थी। उसको लेके यही एक निदान था, यही एक पर्याय था कि हम इलेक्ट्रिक कार्स को लेके आए। अब इसका इकोसिस्टम कैसे तैयार होगा ये भी हमें ज़रा बताएं, क्योंकि चार्जिंग वार्जिंग वो सब कहाँ कैसे, ऐसा तो नहीं कि बीच हाईवे में ही रुक जाए और चार्जर मिले ही ना, तो कहाँ लगाएं उसको प्लग को। तो हमारी कंपनी ने शुरुआत में इलेक्ट्रिक साइकिल बना दी, इलेक्ट्रिक स्कूटर बना दिया, इलेक्ट्रिक ऑटो बना दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक लोडर भी बना दिए। अब अभी लॉन्च हुए हैं। अब यहाँ भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सहायता दे रही है रिगार्डिंग सब्सिडी एंड ऑल, है ना। महाराज जी ने बिल्कुल ऐलान कर दिया है। और चार्जिंग स्टेशंस, एपोनिक्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो हमारी कंपनी ने अब चार्जिंग स्टेशंस की दिक्कत देखी कि लोग सोचते थे कि 6-6 घंटे रात को चार्ज करेंगे, 8-8 घंटे चार्ज करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब वो समय खत्म। अब समय आ गया, आप 1 घंटे में चार्ज कर लो और 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर अलग अलग चार्जर, हर तरह के चार्जर अब जल्द ही विद इन ए स्पैन ऑफ 1 ईयर आप देखना आपको गली गली चार्जर मिलेंगे। और हमारी एपोनिक्स कंपनी ने एक ऐसा चार्जर बनाए हैं जो बिल्कुल बिजली के छोटे मीटर की तरह होते हैं। वो जनरल स्टोर पे भी लग जाएगा, चाय की दुकान के बाहर भी लग जाएगा, ढाबे के बाहर भी लग जाएगा, 5 स्टार होटल में भी लग जाएगा, सब जगह लग जाएगा। और उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि एपोनिक्स वो चार्जर उनको सिक्योरिटी बेस पे लगाएगा। मतलब कहीं भी गाड़ी रुक गई, बनिए की दुकान के आगे तो बनिए से कहीं भी 1 किलो दाल पैक करना और तो चार्जर देना, मुझे चार्ज करना, ऑटो चार्ज कर ले, स्कूटर चार्ज कर ले, मैडम आई है शॉपिंग करने जा रही है। चुग साहब ये बताइए, गाड़ी मान लीजिए कहीं अचानक रुक जाती है और आप बहुत किसी इमरजेंसी के लिए बाहर निकलें, तो आपके पास 1 घंटा या 10 मिनट भी नहीं है। अगर पेट्रोल रहता है तो पेट्रोल पे तो आप चलते चले जाते हैं, और आपने देख लिया नील में हमारे पास पेट्रोल कितना है। यहाँ बीच में क्या करेंगे अगर फंस गया? इसका कुछ ऑल्टरनेटिव है? इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी मीटर होता है जी, जैसे पेट्रोल आपको पहले बता देगा। हाँ, वो पहले बता देगा। और जल्द ही कुछ ऐसी भी सिस्टम आ जाएंगे कि जैसे रिजर्व होता था, जी जी जी, ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी रिजर्व वो पहले वार्न कर देगा आपको कि भैया अब आप फंसने वाले हैं। हाँ, 20 किलोमीटर चलने वाले हैं। लेकिन वो समय आने वाला है कि हर 20 क्या हर 10, जिस तरह पेट्रोल पंप मिलेंगे आपको उसी तरह आपको पता है पर ऐसा भी कुछ होगा जैसे मोबाइल चार्जर जो थे पहले तो प्लग में लगाते थे, फिर हाथ में आने लगे, तो ऐसा भी कुछ चार्जर होगा जो पॉकेट में लेके घूमेंगे, गाड़ी चार्ज कर लिया। बिल्कुल स्वैपिंग आ रही है,
एक्स्ट्रा बैटरी आ रही है, डबल बैटरी आ रही है। हाँ। देखिए, कहते हैं परेशानी जो होती है ना वो ही जननी होती है। जी। तो ये जो जो परेशानियां आ रही हैं, और हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारे टीम, हमारे इंजीनियर्स, हम इतना सक्षम हैं। यहीं से तो चुन चुन के तो वो ले गए, अब यहां बारी आई है कि बी इंडियन, हिंदुस्तानी माल, बी इंडियन बाय इंडियन, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बने, मेक इन इंडिया। यस। पर ये बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, बहुत सुनने में आ रहा है कि जगह में ही फट जाती है और कई लोगों की मौत होगी। ये इसका निदान क्या है भाई? ये तो बहुत खतरनाक एक अंदेशा है, लोग डरेंगे लेने के लिए, तो इसका आप उपाय बताएं। नहीं, वो देखिए, अभी हाल ही में मैंने टेस्ला कहता है। हाँ, नहीं, हाल ही में मैंने पीछे न्यूज़ में दिया था, ये जो बैटरी का मसला है जी। गाड़ी में आग नहीं लगती है, ना गाड़ी में आग लगती है, ना बैटरी में आग लगती है। ये मिसमैनेजमेंट का फर्क है, मिसमैनेजमेंट, ध्यान रखें, मिसमैनेजमेंट। तो आप लोग किसी इस मुगालते में न रहे, गलत फहमी में रहे कि गाड़ियां फट रही हैं, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने पिछले बार जब न्यूज़ पे जब इंटरव्यू दिया था, उस समय भी मैंने सीधे लफ्जों में वहां समझाया था कि एरा गैरा उठ के अगर कोई बैटरी बना देता है तो भैया हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप खरीदने से पहले कंफर्म कर लें कि ये किस कंपनी का है। गिनती के 10, 8, 9, 10 बोलता हूं तो मुझे 10 ज्यादा लग रहे हैं। अभी गिनती के 10 प्लेयर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियां, ऑटोज बना रही हैं, लेकिन वो सक्षम है, सर्टिफाइड है। एंड उसके अंदर शेखर जी, अब क्या हो गया, गली गली खुल गई दुकानें, और उसमें कौन सी बैटरी लगा रहा है, कोई कौन सी क्या लगा रहा है, यू डोंट नो। So don't go for local brand, go only for branded. Don't go for local brand, go only for the branded stuff. Don't go for local brand. हाँ, लोकल ब्रांड नहीं, बिल्कुल। तो लोकल ब्रांड का क्या होगा? तो बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद नहीं जी, वो लोकल ब्रांड तो देखिए, काम चलाने के लिए ये हिंदुस्तान है। हाँ, हिंदुस्तान में तो ये है कि सस्ता सस्ता सस्ता। अब सस्ता सस्ता लोग नहीं कर रहे अब, क्योंकि जैसे ही 2, 4, 5, 10 गाड़ियां फटी, आग लगी बैटरियों में, लोगों ने शुरू कर दिया। अब लोग आके पूछते हैं, आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आपके पास वो सर्टिफिकेट है। हमारी जैसी कंपनियां कहती हैं हमारे पास ये भी सर्टिफिकेट है, हमारे पास ये भी है, ये पास है, ये नॉर्म्स है। बट ये इस नॉर्म्स की वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली है। आपने 4 व्हीलर्स के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया, उसके बारे में हम बाद में पूछते हैं। 4 व्हीलर जो हैं, हाँ जी, 4 तो उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले डॉक्टर साहब से हम बात कर लें। डॉक्टर साहब, अविनाश चंद्र सिंह के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। ये वरिष्ठ न्यूरो रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, अगर आप कहते हैं, ये बहुत जानी मानी बात है। जो मिर्गी जो लोगों को जिससे बीमारी से ग्रसित होते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है। बचपन में लोगों को मालूम नहीं था, लोग कहते हैं भूत आ गया, चुड़ैल आ गया, ये सब कहते थे। और हम लोग भी देखा करते थे कि अचानक किसी को मिर्गी का दौरा आ गया तो चप्पल सुंघाओ, जूता सुंघाओ, मुंह में चम्मच डालो, पता नहीं क्या क्या करते थे, लोकल उपाय सब जुगाड़ू, तब से लगे पड़े थे, कुछ भी बेचारे के मुंह में डाल देते थे। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका निवारण कैसे संभव है, ये बताइए। और इस रोग की जांच कैसे की जाए? इज इट क्योरेबल? मिर्गी बहुत ही कॉमन बीमारी है। हाँ, मिर्गी बहुत ही कॉमन बीमारी है, और ये एक मस्तिष्क का परेशानी है। ब्रेन में जब जैसे हमारा दिल धड़कता है वैसे ही ब्रेन भी धड़कता है, तो ब्रेन में तरंगे पैदा होती हैं। जब ये नॉर्मली होती हैं कि ब्रेन भी धड़कता रहता है, जब अचानक ये असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा तरंगे पैदा होने लगती है, तब वो मिर्गी के रूप में परिलक्षित होती हैं। तो मिर्गी के कारण आप समझ सकते हैं कि अधिकतर कारण तो मतलब हाफ से 2/3 तक तो कारण ज्ञात नहीं होते, लेकिन 1/3 में ब्रेन में कोई भी अफेक्शन हो, सिर्फ ज़्यादा ब्रेन पे जब असर, पतियों को खास तौर पे ये होता है। जी, जैसे कि सिर पे चोट लग गई हो, या कोई ब्रेन की जैसे मेनिंगोएन्केफेलाइटिस या इन्फेक्शन हुआ हो ब्रेन का, या फिर हमारे यहाँ एक न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस जो कि कच्चे फल फूल खाने से होते हैं। तो बहुत ही कॉमन है ये कि ये कारण है मिर्गी का। कॉन्जेनिटल भी होता है, या कॉन्जेनिटल होता बाय बर्थ होता है या बाद में? नहीं, मिर्गी के जैसे कि बोला कि कुछ कारण जो होते हैं वो ज्ञात नहीं होते, उसमें अधिकतर अनुवांशिक होते हैं। लेकिन मल्टीपल जेनेटिक जीन्स होते हैं इन्वॉल्व, रादर देन सिंगल जीन्स के बहुत ही कम
केसेस होते हैं जो कि एपिलेप्सी के कारण होते हैं। इनके जो लक्षण हैं, जैसे कि आप जानना जरूरी है, एक तो कॉमन है जो फिल्म में दिखाते हैं कि व्यक्ति गिरा अचानक और हाथ पैर अकड़ गए, मुंह से झाग आने लगा, जो कि काफी अजीब सा रूप दिखता है, लेकिन ये एक मिर्गी का लक्षण है। इसमें क्या होता है कि जब जनरलाइज सीजर बोलते हैं उसको, कि जब आपको अचानक दोनों हाथ पैर में हरकत हो रही है और आप बेहोश हो जा रहे हैं। लेकिन मिर्गी के अलग लक्षण भी होते हैं जो आंशिक मिर्गी होती है। उसमें क्या होता है कि कई बार डे ड्रीमिंग के केसेस आते हैं बच्चों में, कि बच्चा स्कूल में क्लास में अटेंटिव नहीं है कुछ देर के लिए, तो वो भी मिर्गी का लक्षण होता है कि जब आप रियल वर्ल्ड से टच छूट जाता है और इसमें भी कि डे ड्रीमिंग हो रही है, पेशेंट एक तरफ देखने लगता है या खाली उसके मुंह चलते रहते हैं, तो उसका लोग जानते नहीं कि मिर्गी। अगर अभी आप लोग कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है या हम लोगों की बातें नहीं सुन रहा और समझ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि लक्षण हैं थोड़े बहुत आप लोगों में। हाँ। तो डिस्कनेक्ट मत होइएगा, ध्यान लगा के सुनिए और समझिए कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ, वरना डॉक्टर साहब फिर उपाय भी नहीं बताएंगे। और मिर्गी को इसी तरह से जनरलाइज्ड और पार्शियल सीजर में डिवाइड करते हैं। पार्शियल में या तो कॉन्शियसनेस लूज कर जाता है या कॉन्शियसनेस प्रिजर्व रहता है, इवन दो भी मान लीजिए किसी एक हाथ में हरकत हो रही है लगातार, तो ब्रेन के उसके दूसरा हिस्सा उस पर इन्वॉल्व रहता है। तो आप देख रहे थे वाराणसी से हमारा खास कार्यक्रम उड़ान। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। उसी तरह से ब्रेन अटैक होता है, वो अचानक होता है, सडन ऑनसेट, जो कि आप आम बोलचाल भाषा में लकवा या फालिज का प्रयोग जो करते हैं। जी जी जी। कि आपको अचानक एक कमजोरी आती है, एक विशेषता कि एक हाथ पैर में आती है, क्योंकि ब्रेन का अमूमन एक तरफ का हिस्सा इन्वॉल्व होता है। जी, तो स्ट्रोक के कारण भी दो होते हैं मूलतः। एक होता है कि जिसमें ब्लड की जो नसें हैं वो फट जाती हैं, यूजली ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के कारण होता है, और दूसरा होता है जिसमें नसों में क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो वो ब्रेन का पार्ट डैमेज हो जाता है। लेकिन अभी स्ट्रोक में बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर एडवांसमेंट हुआ है। जैसे कि हार्ट अटैक में थ्रोम्बोलाइज करते हैं क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, वैसे ही ब्रेन अटैक में भी डिसॉल्व करने के लिए ड्रग्स आते हैं, जो कि बहुत कम पता है लोगों को, क्योंकि इसका जो विंडो पीरियड है वो बहुत छोटा होता है। अगर आप 4 से 4.5 घंटे के भीतर अगर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो यू कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड इन दीज केसेस, कि आपको अगर क्लॉटिंग हो रही है तो वो थ्रोम्बोलाइज की जा सकती है और सीधे या तो आप कैथेटर से जाके उस थ्रोम्बस को निकाल सकते हैं। तो बीमारियां बढ़ी है, लेकिन उसके साथ साथ तकनीक भी आगे बढ़ा है और मेडिकल साइंस, मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की। अब तो आपने देखा है कि रोबोटिक भी सर्जरीज हो रहे हैं, और मतलब जो डॉक्टर्स तो हैं ही निपुण सब, लेकिन उसके अलावा भी जो एडवांसमेंट हुए वो कमाल के हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है इतने सारे डॉक्टर्स के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद हम लोगों को ये लगेगा पल भर के लिए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं, क्योंकि हर तरह की बीमारी, कोई हार्ट की, कोई लंग की, कोई लिवर की, आगे वो सब की बातें होने वाली हैं। ब्रेन में भी तरह तरह की बीमारी, कोई क्लॉटिंग की बीमारी, कोई इसकी बीमारी, कोई इधर अटैक, कोई उधर अटैक। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे डरने की बात नहीं है, सजग रहने की बात है, अवेयर रहने की बात है। और जैसा कि आपने कहा कि ऐसा कुछ हो जाए, यू हैव टू बी अवेयर एंड वेल इन्फॉर्म्ड, कि आपको अगर 4-4.5 घंटे में पहुंचना, ये नहीं कि घर में बैठ के 12 घंटे तक उसको जूता सुंघा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेचारे को नहीं भी जाना होगा तो मर जाएगा। तो ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। आप ये बताइए कि अब मिर्गी हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, माइग्रेन, बहुत लोग दे कंप्लेन ऑफ कांस्टेंट माइग्रेन, कि हमेशा उनका सर दर्द जो है वो रहता है, वो क्यों होता है? माइग्रेन भी अगेन बहुत ही कॉमन बीमारी है, और यूजली जो फीमेल्स में, महिलाओं में ज्यादा होती है। और एक पर सर दर्द का कारण भी कभी कभी वही बनती है जी। हाँ, तो मेल्स में होती है तो वो दूसरे माइग्रेन से रेदर देन टेंशन टाइप हेडेक। जी जी। दैट इज अ कॉमन टर्म। नो, दैट्स जस्ट मेकिंग लाइट ऑफ द सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ,
Yeah, but it's a medical term, tension type of headache. ओके, हाँ। तो माइग्रेन बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसके एग्जैक्ट कारण तो नहीं है, लेकिन कई ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं कि जिनको माइग्रेन्स होते हैं उनके लिए ट्रिगर्स होते हैं। जैसे कि लोगों की अगर जो रूटीन होती है, चाहे एक्सटर्नल रूटीन हो या इंटरनल रूटीन हो बॉडी की, जो ही चेंज होती है तो आप देखेंगे कि माइग्रेनस हेडेक होते हैं। जैसे किसी ने सोया नहीं रात में तो अगले दिन मॉर्निंग में उसको हेडेक हो जाती है। इसलिए ये माइग्रेन का हेडेक कई बार छुट्टियों में ज्यादा होता है क्योंकि रूटीन चेंज होती है। संडे को अगर आप लेट उठ रहे हैं, अगर आप माइग्रेन से सफर करते हो तो आपको माइग्रेनस हेडेक होना ही होना है। तो या फिर खाना स्किप कर गए या कोई और परेशानी हुई, कोई भी रूटीन चेंज हुआ तो माइग्रेनस हेडेक प्रिसिपिटेट हो जाते हैं। तो आपको अपने ट्रिगर जानने होते हैं। कुछ लोगों को कॉफी पीने से होता है या कुछ स्पेसिफिक खाने। जी 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 जी। और ये बताइए कि डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं। अक्सर जो पत्नियां कहती हैं पति जब उनका बर्थडे भूल जाए या एनिवर्सरी भूल जाए तो कहते हैं तुम्हें डिमेंशिया हो गया है। तो क्या है डिमेंशिया? जी, डिमेंशिया सिंपल शब्दों में भूलने की बीमारी है। लेकिन आप भूल ही जाते हैं पति लोग के हम लोग शादीशुदा हैं। अक्सर पतियों को डिमेंशिया की बीमारी होती है, बाहर निकलते ही घर के भूल जाते हैं कि शादीशुदा है। नहीं, देखिए भूलना तो हर आदमी कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो भूल जाता है। लेकिन ये जो डिमेंशिया का टर्म है वो स्पेसिफिक है कि जब ये भूलने की परेशानी जो है वो आपकी जो रोजमर्रा की दिनचर्या है, डेली एक्टिविटीज को इफेक्ट करने लगे, आप उसको नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो ये इसका उम्र से कोई ताल्लुक है या यंग लोगों में भी डिमेंशिया पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल यंग लोगों में भी पाई जाती है, एल्डरलीज में भी पाई जाती है। हमारे देश में क्योंकि जैसा आपने बताया ना कि बीमारियां हम डरा नहीं रहे, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आ रहे हैं ये सारी चीजें। जैसे स्ट्रोक हुआ, डिमेंशिया हुआ, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है और ये अनकंट्रोल्ड है तो आपकी आने वाले वर्षों में आपको डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक अलग तरह का डिमेंशिया होता है जिसको अल्जाइमर्स बोलते हैं। वो अलग है कि ब्रेन की रेगुलर आपको जो एज करते हैं। अल्जाइमर और पार्किंसन में क्या फर्क है? अल्जाइमर और पार्किंसन, अल्जाइमर बेसिकली मेमोरी लॉस की बीमारी है। हाँ। पार्किंसन एक तरह से आपकी जो लोग कंपन होती है, लोग ब्रेडिकाइनेटिक हो जाते हैं, मतलब बहुत स्लो हो जाते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं। और जो ट्रेमर होता है या कंपन होती है जी, और हाथ पैर पूरे रिजिड हो जाते हैं। ऑल्दो कि हर न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं ये अल्जाइमर्स और पार्किंसन, उसमें लेटर ऑन वो एक दूसरे में इंटरमिंगल हो जाते हैं कि मेमोरी लॉस पार्किंसन में भी लेटर ऑन मिलने लगता है। एक जल्दी से सुझाव क्या देना चाहेंगे लोगों को, क्या बोलना चाहेंगे इसके तहत? ये सारी बीमारियां तो हैं, कुछ लोग जो हैं इससे अवगत हैं, कुछ अनभिज्ञ हैं, लेकिन एक सुझाव क्या देना चाहेंगे इसके अवेयरनेस को? कहूंगा देखिए बीमारियां जैसे हम लोग को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई थी, प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो चीज अपने हाथ में, जैसे देखिए उम्र है वो तो बढ़नी ही है, तो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम उसको लाइफस्टाइल चेंजेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर उसको हम अपने जीवन में अपना अंग बना लें, जैसा कि रेगुलर एक्सरसाइज, खाने पीने का ध्यान दें, नशे से दूर रहें, क्योंकि चाहे जो भी हो, स्मोकिंग लीड्स टू लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स, नॉट की न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक, लंग, जो भी नाम लेंगे जो वो सारी चीजें। तो अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन एक नई चीज अब उभर के आई है, एक्सरसाइज करते करते लोग चले जा रहे हैं, ये क्या है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि यंग एज में जो बेसिकली एक्सरसाइज करते हुए प्रॉब्लम हो रही है,